यहाँ इंसान को तो फिर भी खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन पशु पक्षियों जीव जंतुओं की खाद्य सुरक्षा का क्या? इंसान के खाद्य सुरक्षा पर ध्यान तो दिया जा रहा है, शायद इस वजह से जंगल तबाह हो रहे हैं, जैसे कि जंगल को खेतों में तब्दील किया जा रहा है। इसके कारण कई जानवर जैसे बाघ वगैरह विलुप्त होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? एक सोच में बहुत अंतर आया है और एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का, कहना चाहिए शताब्दियों का है। जब भी हम बात करते हैं तो इंसानों से ऊपर तो उठते ही नहीं है। कोई सुरक्षा की बात करें, किसी के जीवन की बात करें तो वो इंसान से ऊपर उठते नहीं और सोचते हैं कि पूरी प्रकृति उसका साथ देगी, जबकि प्रकृति जो चक्र की तरह चल रही है, एक भी हिस्सा टूटा, एक भी हिस्सा अगर नेग्लेक्ट हुआ तो चीजें आगे नहीं चलेंगी। तब हो सकता है कि आप इस कोने पे खड़े हैं और घूम के काफी दिन बाद चक्र आए आप तक, लेकिन असर नहीं पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो खाते हैं वो पेड़ों से आता है, मांस से, मछली से, और उनकी संख्या कम होगी तब आपका खाना कम होगा। फिर आप सुरक्षा की बात करोगे तो दूसरे चीजें देखोगे, कृत्रिम बीज की बात करोगे, उसको भी पनपने के लिए जमीन चाहिए। तो सबका साथ सब खुशहाल, और एक भी अवसाद सब परेशान। इफ वी टॉक अबाउट द इंटीग्रल सिस्टम, तब लोग खुश होंगे, और एक भी एक्सेप्शन चीजों को खराब करने के लिए काफी है। जैसे पूर्व में गिद्ध होते थे, अब वो लगभग एक्सटिंक्ट हैं। तो कोई जानवर अगर मर जाए तो गिद्धों की एक टोली आती थी और 3-4 घंटे में एक भैंस के बराबर जानवर को खा जाती थी। फिर उसकी हड्डियां बचती थी, कंकाल। आज मर जाती है भैंस और बदबू देती रहती है, फिर आप दूर छोड़ के आते हो और बदबू के कीड़े आते हैं। तो आपने एक चीज नेग्लेक्ट करी, उनके खाने की चीजें, या हो सकता है कि वो जो खाते हैं वो जहरीला हो गया हो, तो गिद्ध मर गए। कहते हैं कि जो दूध का उत्पादन, दूध की श्वेत क्रांति हुई भारत में और दुनिया के कई देशों में, उसमें गायों को रोज में वो इंजेक्शन देने लगे जो डिलीवरी के समय दिया जाता है, और वो धीरे धीरे गाय का मांस जहरीला हो गया। और जब गिद्धों ने खाया तो गिद्ध खत्म हो गए। तो एक फूड में मिल्क सिक्योरिटी के नाम पे, श्वेत क्रांति के नाम पे आपने गिद्ध खत्म कर दिए। ऐसे एक तिब्बत में हुआ कि वो मच्छर बहुत दिक्कत दे रहे थे, तो उन्होंने कहा हम डीडीटी छिड़क देते हैं। तो डीडीटी छिड़का तो देखा कि बिल्लियां मर गई, तो चूहे बढ़ गए। तो फिर वो इंजीनियर आए, एनवायरमेंटलिस्ट आए कि बोले चूहे बहुत बढ़ गए। गांव वालों ने बोले कोई बात नहीं, हम इनकी दवाई लाएंगे। बोले यार अब माफ करो, आपने मच्छर मारे थे तो बिल्ली मर गई, अब चूहे मारोगे तो कुछ और मरेगा। तो ये जो पीस मील में चीजें हैं, टुकड़ों में, किसी एक से सुरक्षा या किसी एक की सुरक्षा, ये जब तक चीजें हैं तब तक दिक्कत होगी। इसलिए पूरब का पूरा सिस्टम पूरी प्रकृति को लेके चलता है।
कमोबेश इसमें धीरे धीरे पिछले 3000 वर्षों में कमी आई है। और आज आलम यह है कि आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो। यह ऐसी समस्या है कि क्वेश्चन बनता है कि आदमी ने अपनी सुरक्षा के लिए सारी सुरक्षाओं को खत्म कर दिया और सब चीजें खत्म हो गई। अब वो रो रहा है टुकड़ों में, बाघ खत्म हो गए, पानी कम हो गया, पेड़ खत्म हो गए, पॉल्यूशन हो गया। तो ये सुरक्षा खतरे में पड़ गई। चीजों को एक एक दृष्टि से देखने की जरूरत है। भारत में कहते हैं कि अन्न जल से बनता है, जल वर्षा से आती है, वर्षा यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। फिर कहा गया है कि आहार में अगर शुद्धता है तो सत्य चीजें दिखाई देती हैं। सत्य शुद्धि होने से, सत्य में शुद्धता आने से स्मृति जो याददाश्त है वो ठीक होती है और स्मृति ठीक होने से जो अननेसेसरी ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, नॉट्स हैं, वो खुल जाती हैं, तो जीवन आसान होता है। तो पहले चीज को लें कि कर्म होगा तो यज्ञ होंगे, यज्ञ होगी तो बादल आएंगे, बादल आएंगे तो बरसेंगे, पानी बरसेगा, जल आएगा तो अन्न होगा। तो ये पूरा चक्र में आदमियों की कोई चर्चा नहीं कि आदमियों को पानी मिलेगा, अन्न होगा, खाद्यान्न होगा, वो सबके लिए होगा। जंगल में जंगली जानवरों के लिए, उड़ते हुए पक्षियों के लिए, तालाब में मछलियों के लिए, और खेतों में जो पैदा होगा वो इंसानों के लिए। अभी आलम यह है कि गर्मियों में तालाब सूखते हैं तो मछली बेमौत मारी जाती हैं, पक्षी कई कई जगह एक साथ मरते हैं, किलोमीटर्स तक पानी नहीं है। खाद्यान्न तो दूसरा है, पानी भी खाद्यान्न में है। जंगलों में पेड़ कम हो ही गए, जो हरे होते थे गर्मियों में आज सूखे हैं। कुछ रिवाइव कर जाते हैं बारिश में, कुछ नहीं करते। जानवर कम हो ही रहे हैं। तो इस सुरक्षा चक्र टूटा है। तब कह सकते हो कि जो सोच है वो बदली है, क्योंकि कर्म बदल गया। यज्ञ नहीं हो रहे हैं, यज्ञ नहीं हो रहा है तो बारिश नहीं हो रही है, और हो रही है तो बेतरतीबी से हो रही है। यज्ञ होने से क्या अंतर पड़ता है, ये एक प्रश्न आता है कि ये पूर्व की संस्कृति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो यज्ञ मतलब तप होता है और चीजों को, अग्नि को कुछ चीजें समर्पित की जाती हैं जिससे खुशबू आए। खुशबू तो खुश नसीब, आप खुश रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, और दुर्गंध होगी तो खराब विचार आएंगे। तो भारत में कहा गया है कि जो संत लोग यज्ञ करते थे वो तिल, घी, जवा, इससे सुगंध होती है। और जो राक्षस लोग करते हैं उसमें खून चढ़ाते हैं, बलि देते हैं भैंसा और जो भी है, तो उससे दुर्गंध। तो एक तो यज्ञ खत्म हो गए हैं और दूसरे यज्ञ हो रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो जो मति है लोगों की वही खराब हुई है। इसलिए खाद्यान्न सुरक्षा इंसानों की और दूसरों की खतरे में पड़ गई है। वो इस लेवल तक खतरे में पड़ गई है कि लोग भूख से मरने लगे हैं। या घास की रोटियां जो आप कहानियों में पढ़ते थे कि किसी ने खाई है, वो हमने देखी हैं मध्य भारत में खाते हुए, पत्तों को खाते हुए, और उससे कई बार जहरीला हो गया तो मर गए। जानवरों को भूख से मरते देखा है। गायों को कूड़े घर में कूड़ा खाते देखा है। और कई बार कुत्तों को सड़ा गला जानवर खाते हुए देखा और मरते हुए देखा है।
मछलियों को बेमौत मरते तो कई बार देखा है, और कई बार ऐसा भी देखा है कि 500 पक्षी, तोता एक साथ मर गए। खाना नहीं है, पानी नहीं है, किलोमीटर्स तक सूखा। तो ये चीजें खराब हुई हैं। भारत में कहते हैं कि अगर व्यवस्था है आप में तो सब में व्यवस्था होगी। सब में व्यवस्था होगी तो बादलों को पता होगा कि धरती सूखी और पानी बरसेगा। ये प्रश्न कहानियों का नहीं है, लेकिन वो कहने से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए सुरक्षा में थोड़ी कहानी कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, पूजा पाठ यज्ञ सब करा लिए, और फिर गांव के लोग मिले तो पता लगा कि एक दूर एक आदमी है जो बारिश को बुलाता है। तो लोग उसके पास पहुंचे, उसने कहा हम आएंगे, और वो गर्मियों में आया, और वो कहा कि हमको 3 दिन एकांत में बैठने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे हमें। और वो 3 दिन एक किनारे में बैठा। 3 दिन बाद बारिश हुई, तो लोग उसका धन्यवाद देने पहुंचे और पूछा उससे कि कैसे बारिश हुई। तो उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। मैंने इन 3 दिनों में अपने आप को व्यवस्था में लाने का कोशिश किया, जागरण में, स्वप्न में और निद्रा में। जब मैं व्यवस्था में आ गया तो प्रकृति व्यवस्था में आ गई। प्रकृति को लगा कि सूखा है तो पानी बरसा। तो ये अगर बेतरतीबी से चीजें हो रही हैं तो व्यवस्था चरमराई है, और अगर कभी बहुत बाढ़, बहुत सूखा आ रही है तो शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी अव्यवस्थित हो गए हैं। उनके ऑर्डर नहीं चलते, प्रकृति ऑर्डर में नहीं है, और इसलिए सारी सुरक्षाएं इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी खराब हो गई। तो ये ऑर्डर में लाने की चीजें हैं, और ये ईच इंडिविजुअल्स सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उस पे आगे बढ़े। दूसरा, अव्यवस्थाओं पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि अव्यवस्थाएं कितनी हैं, तो दुनिया में तुम देखोगे, भारत में भी, कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम भंडारण, और बहुत थोड़े से लोगों के पास बहुत सारा है। तो एक बार मैंने मां से पूछा कि क्या है ये, तो मां ने हमको एक कहानी सुनाई कि एक बार एक परिवार ने खाने पे लक्ष्मी जी को बुलाया, धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी आई और घर के मुखिया ने कहा स्वागत के बाद कि आप थोड़ी देर बैठिएगा, हम अभी आए। और वो बुजुर्ग सज्जन कुएं में कूद के मर गए, और लक्ष्मी जी अब तक उन घरों में विराजमान है, मजबूरी में। ऐसे हत्यारण लक्ष्मी कहते हैं ऐसे लोगों के। उनकी अगर आप शक्लें देखोगे तो ऐसा लगेगा खा जाएंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, सब अच्छे लगेंगे, बट नजरों पे अगर आप ध्यान दें तो खाने वाले हैं। वो सोसाइटी नहीं बना पाए। उनकी गांव की एक सोसाइटी नहीं है जहां सफाई वाला भी उस कैटेगरी का आदमी हो। वो सिर्फ व्यापार करते हैं और धन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मां ने कहा कि वो लक्ष्मी मुक्त करने की जरूरत है, या तो उनके घर तोड़ दो, या पुराना वो कंकाली ले आओ बाबा जी का, लक्ष्मी जी को दिखा दो कि यही थे जी, आ गए वापस। और दुनिया में ऐसे 20-50 परिवार हैं, उन्हीं की संततियां हैं, भारत में भी हैं। तो एक तो वो मुक्ति की जरूरत है, अपना करना, और दूसरा जो गलत है उनको भी ठीक करना। अपना ही ठीक होना काफी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, तो साथ में अधर्म का नाश हो, दुष्ट जनों का नाश हो। फिर एक और चीज आती है
कि एक घर में संपदा थी। तो लक्ष्मी जी बोली कि देखो बहुत बरसों से तुम्हारे यहां रह रहे हैं, अब मेरे को यहां से जाना है, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो। तो घर में बहुत चर्चा हुई कि क्या मांग लें लक्ष्मी जी से। तो सबने कहा बहुत पैसा मांग लो, दौलत मांग लो, मकान मांग लो, जमीन मांग लो। तो घर में जो सबसे छोटा सदस्य था कि बोले लक्ष्मी जा ही रही हैं तो रिप्लेनिश तो नहीं होगा ना चीजें, कितनी भी धरोहर हो वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। और ऐसे में जब लक्ष्मी जी नहीं रहती, पैसा नहीं रहता, तो क्या होता है, झगड़े होते हैं, ये चीजें हैं। तो अपने घर में झगड़ा ना हो इतना मांग लो। आप जाएं, खुशी से जाएं, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि आपके जाने के बाद भी प्यार बना रहे। तो घर के लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं, इतने दिन रहे, धन्यवाद, अब बस इतना आशीर्वाद दे दो कि आपके जाने के बाद भी हम जैसे प्यार से रहते थे वैसे ही रहें। तो लक्ष्मी जी ने कहा हम वहीं रहते हैं जहां प्यार से लोग रहते हैं। तो पूरे देश में सुरक्षा के लिए प्यार से सौहार्द रूप में रहना बहुत जरूरी है। और केवल व्यक्तियों का नहीं, आप कुत्ते के साथ भी दोस्ती रखें। मतलब मैं अपनी जिंदगी में ऐसा भी हुआ है कि मैं जो कौवा होता है ना, क्रो, अगर इतने से देखोगे तो भाग जाता है, मैंने हाथ के इतने दूरी पे उसको खाना खिलाया है। तो आप प्यार से रहोगे तो वो भी साथ रहते हैं। बिल्ली, गाय, कुत्ता, पक्षी, सांप नहीं पाले हैं, बाकी सब मैं देखा है कि आप प्यार से रखोगे तो सब प्यार से रहते हैं और वो आपके लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। जैसे एक बिल्ली पली थी, एक बार सांप आया तो उसने मारा। तो एक सौहार्द जो होगा तो वो एक दूसरे का पूरक होगा। और लिंक टूटी तो आज हो सकता है बाघ की समस्या है, कल जंगल फ्री हो गए, बाघ नहीं है तो सारे जानवर मार दिए शिकारियों ने, क्योंकि बाघ के लायन के डर से लोग जाते नहीं थे, आज डर खत्म हो गया तो जंगल में जा रहे हैं। बानरों को कुछ मिला नहीं, वो शहर में आ गए। फिर आप उनको भगाने के लिए कुछ दूसरा प्राणी लेके आते हो, दूसरे प्राणी भी जंगल में खत्म हो गए, वो भी शहर आ गए। तो उनको शहरों में चीजें मिलती हैं। ऊंट लोग पंजाब हरियाणा जैसे इलाके में रहने लगे, रेगिस्तान बना दिया आपने, बाघों के रहने की जगह ही नहीं है तो खाली हो गए। अब आप कहते हैं बाघ रिप्लेनिश करो, बचाओ, ये बेवकूफी की बात है पूरी। दिल्ली में रहता था तो मुझे भी लगता था कि हाँ ये चीजें ठीक हैं। जब मैं गांव में आया तो मैंने देखा कि अगर आम के पेड़ में बौर आई है तो भौरे भी आ गए उसी तरह के, लीची के पेड़ में अगर बौर आई है तो कीड़े भी उसके समकक्ष आ गए, करेला, लौकी जैसे पेड़ या पौधे उसी तरह के भौरे। और अगर किसी पेड़ में आम नहीं आया तो उसमें भौरे नहीं आते। ये कहां से आ जाते हैं? वो तो स्थिर हैं, ये इनकी लाइफ 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन। तब इतना समझ में आया कि अगर वैसी परिस्थिति कर दोगे तो फिर से वो प्राणी आ जाएंगे। तो बाघ के रहने लायक जंगल हो जाएंगे तो बाघ आ जाएंगे, मछलियों के रहने लायक जगह होगी तो मछलियां आ जाएंगी। आज आपने इंसानों के रहने लायक जगह बना दी है तो इंसान भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। इतने आ रहे हैं कि आपको लगता है कि यार ये क्या होगा। तो इस पे एक चीज चल रही है
कि यार दुनिया में 700 करोड़ लोग हो गए हैं, सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो कुछ प्लान ऐसे भी हैं, कुछ पिक्चरें भी बनी हैं इसमें कि 300-400 करोड़ लोगों को मार दो। एक इन्फर्नो पिक्चर बनी है, उसमें वो कामयाब नहीं होते, लेकिन ऐसे प्लान हैं सिक्योरिटी के नाम पे कि हम जिएंगे, थर्ड वर्ल्ड में और लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में मारेंगे। कुछ दूसरा फूड सिक्योरिटी के नाम पे जो एक जाति के लोग सुअर नहीं खाते हैं, दूसरे जाति के लोग खेतों में सुअर पाल रहे हैं, और छोटी छोटी मात्रा में नहीं, सुअरों और भेड़ को मिला के 5000 करोड़ 50 बिलियन फार्म हाउस प्रोड्यूस है। ये सब फूड सिक्योरिटी के नाम पे। एक सुअर से नफरत करता है, दूसरा उसको पैदा कर रहा है। एक गाय की पूजा करता है, दूसरा उसको मारता है। और जो पूजा करते हैं वो भी कहते हैं बहुत उपयोगी है, इसलिए पूजा करते हैं। माँ है, जैसे माँ नहीं होगी मतलब उपयोगी वस्तु है तो पूजा करेंगे। तो मैंने कल के दिन कंप्यूटर को माँ बोलना, ऐसे लोग भारत में हैं। तो फूड सिक्योरिटी के नाम पे कैसी सिक्योरिटी, कैसा खाना आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जरूरी है। किस किस की सिक्योरिटी दे रहे हैं और कौन किसको दे रहा है? आप याचक बने हुए क्यों हैं जनता लोग? आज से करीब 30-35 साल पहले मुझे ध्यान है कि जब गर्मी की आवक होती थी तो सब लोग गेहूं खरीद के अपने घर में रखते थे। चावल आता था तो चावल खरीद लेते थे, दालें खरीद लेते थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी। आज सारा चीज सरकारी भंडारण में भरने की कोशिश, घरों में स्टॉक होल्डिंग ऑलमोस्ट 0, 7 दिन का आटा। भारत में कहते थे कि चून मोल लेने की नौबत आ जाए मतलब गरीबी है, या गरीब आदमी चून मोल लेता तो पूरी भारत गरीब हो गई, सिक्योरिटी जनता की खत्म हो गई। और जो सरकार खरीद रही है उसको 2004 में देखा कि 5 साल पुराना गेहूं वो मैदान में जहां मंडी होती है, मंडी में एक नीचे टीन का पटरा, लकड़ी का पटरा, ऊपर बोरे बोरे लदे हुए हैं और तिरपाल डली हुई है बस सुरक्षा के नाम। तो कोने के सारे बोरे सड़ गए और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट करार करके बीज के बोरे ह्यूमन कंजम्पशन में दे देते हैं, पूरा कैटल फीड में बेच दिया। तो खरीदी 15 रुपए में, बेचा 7 रुपए में। दूसरा जो फूड सिक्योरिटी के नाम पे हो रहा कि बीपीएल कार्ड बने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, राशन उनको देना नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बोरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फिर से बिकते हैं। और ऐसे बोरे 1-2 नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 रुपए पर बोरा डिफरेंट लोगों के बंधे हुए हैं। और इस सरकार में सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिशियन में। तो बीपीएल का गेहूं फिर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आ जाता है, वो घूम रहा है और 3-4 साल में वो सड़ता है, कैटल फीड में आ गया। तो कितनी सिक्योरिटी चाहिए आपको? और फिर फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ गेहूं चावल, बायोडायवर्सिटी खत्म कर दी, ज्वार, मक्का, बाजरा, अलसी, सारी चीजें खत्म कर दी। फूड सिक्योरिटी के नाम पे, हरित क्रांति के नाम पे आपने 31% से 19% जंगल कर दिया। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ वाटर सिक्योरिटी के नाम पे आप रिवर लिंकिंग की बात करने लगे। सारी नदियां गर्मियों में सूख जाती, किसको लिंक किससे कर रहे हो? सारी उथलियां हैं, जितना जंगल बचा हुआ वो और काट दोगे, तो बेवकूफी की बातें चल रही। तालाबों का आलम यह है कि जो मिट्टी क्षरण हुआ वो तालाब भर गए। एक एमएलए से मेरी बात हुई, मैंने कहा तालाब तो उथले हो गए, इनको गहरा कर लो। बोले अधिकारी मानते ही नहीं है। मैंने कहा क्या? हाँ, अधिकारी नहीं मानते हैं, वो 100 साल के लिए अधिकारी कहते हैं, 100 साल के लिए बना, अभी तो 40 साल हुए, 60 साल बाद कराएंगे। मैंने कहा सरकार तुम्हारी है कि अधिकारियों की है? तो वो थोड़े चौंके कि कोई ऐसा बात तो एमएलए से करता नहीं।
बोले क्या बोले? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आप सत्ता पक्ष के एमएलए हो विपक्ष के सरकार? बोले नहीं सत्ता। मैंने कहा फिर अधिकारियों का क्या मतलब है? जनता के प्रतिनिधि, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा, यही तो डेमोक्रेसी। तो अधिकारी कैसे तुमको डिक्टेट कर रहे हैं? तो सिस्टमैटिक एरर्स है पूरी डेमोक्रेसी में, और केवल भारत में नहीं दुनिया भर में, कि वो हो गई है नौकरों की सरकार, नौकरों के लिए, नौकरों द्वारा। और किस लिए? गोल रहित, जनता के भले के लिए, उनके भले के लिए। तो ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी हैज टू बी रिविजिटेड। जरूरत है कि हम एक समग्र दृष्टि रखें, और अगर हम उदाहरण बन पाते हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से, तो हमारे लिए ही फायदेमंद नहीं होगा, अपने पड़ोसी देशों के लिए भी, और दूर देश के लोग भी देखेंगे इसको। लेकिन आज हमारी नजरें बाहर ही हैं। हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन पश्चिम से ही आने चाहिए। तो जैसे वो भंडारण कर रहे हैं, प्राइस रेगुलेट, सत्ता व्यापार बनी हुई है, ऐसे में सुरक्षा नहीं आती। तो होल द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड बीज, फ्लाइज, फ्लोरा एंड फाउना, फिशेज एंड फिशरीज, पेट एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड रिविजिट। और पिछले 3000 वर्षों में तो नहीं है, तो हो सकता है हमें नया बनाना पड़े। मतलब चाणक्य के जमाने से, बुद्ध के जमाने से ये चीजों पे चर्चा नहीं हुई। तो एक फ्रेश चीजों की जरूरत है कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी। बट तब तक के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमें चाहिए कि हम चीजों का भंडारण करें व्यक्ति स्तर पे, घरों के स्तर पे, परिवारों के स्तर पे। पक्षियों को दाना डालें। जैसे मेरी नानी थी, अब नहीं है, तो वो खाना खाती थी, तो खाना खाने के पहले वृद्ध हो गई थी, मछलियों को दाना डालना, पीपल के पेड़ के नीचे आटा डालना वो चींटियों के लिए, ऊपर रोटी डालना वो कौवा चिड़ियों के लिए, एक कुत्ते की रोटी, एक गाय की रोटी, फिर वो रोटी खाती थी। तो मैं कहता था भाई क्या है नानी? बोले अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, यही दोस्त है मेरे। तो पूरी प्रकृति को दोस्त, तीनों तलों के जानवरों को, जीवित लोगों को दोस्त, ये दृष्टि जरूरत है। और ऐसे भारत में मेरी नानी जैसे बहुत लोग हैं, मेरी माँ जैसे भी बहुत माएँ हैं। उन सब की सुने, अपने अंदर टटोले, एक सिस्टम बनेगा जो सामूहिक रूप से समग्रता को साथ लेके चलेगा। सिर्फ नारा नहीं, सबका साथ, तभी सब खुशहाल होंगे पवित्रता से। सो होलिस्टिक एंड होलिस्टिक बोथ, पूरा और पवित्र, ये दृष्टिकोण चाहिए सुरक्षा के। थैंक यू सर। जब तक खाद्य सुरक्षा सुधरती नहीं है, उसकी पॉलिसी सुधरती नहीं है, तब तक जो निचले तबके के लोग हैं उन लोग को सीधी सी बात है कि फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा में सुधार जरूरी है। तो तब तक, जब तक खाद्य सुरक्षा में सुधार नहीं हो जाता, उन लोग को खाना कहाँ से मिलेगा? तो अच्छा प्रश्न है, मतलब टालने वाला है। पहली चीज की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, तब तक छोड़ दो। तब तक और तब के बाद भी जो चीजें जरूरी है वो किसी के साथ कभी भी आ सकती है। ये निचले तबके की बात नहीं है, सारे तबकों की बात है। आज इस शहर में आपके पास खाद्यान्न सुरक्षा है, दूसरे शहर में गए तो खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तब अगर सामाजिक सुरक्षा खाने की है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नानक ने 400 वर्षों से जो शुरू किया था लंगर व्यवस्था, वो आज तक गुरुद्वारे चला रहे हैं।
और कोई भी खा ले, और वह भी हमारे जो आश्रम व्यवस्था है, जिसमें कहते थे कि आस्था के केंद्र के पास एक पाकशाला, एक धर्मशाला, पशुशाला और दूसरे चीजें होनी चाहिए। आस्था के केंद्र के पास चीजें आराम से चलेंगी, समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो खाना तो नसीब होना ही चाहिए किसी को, कभी भी कहीं भी। सामाजिक सुरक्षा के रूप में ये जरूरी है। इसके लिए मील पास बांट दो, चावल ये कर दो, मिड डे मील दे दो, ये सब बहुत बेहुदा और अधकचरी बातें हैं। एक छोटी सी कहानी जो शायद हम पहले भी कहे हों, कि एक मुर्गा पालता था सज्जन, तो 200 मुर्गे थे उसके पास। तो एक दिन एक सज्जन आए, वो बोले, आप मुर्गे पालते हो, उनको क्या खिलाते हो? बोले, ये तो बाहर जाके खा लेते हैं, बारिश होती है तब हम दाना डाल देते हैं। बोलते, इट्स ए फिट केस ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, ये 10,000 रुपये फाइन। तो बोला 200 मुर्गे 50 रुपये फाइन, तो जास्ती है सर। बोले ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बहस करोगे तो 10,000 फाइन। तो आदमी थोड़ा समझदार हो जाता है। 2-4 महीने बाद फिर एक सज्जन आते हैं, मुर्गे पालते? बोले हाँ सर, दिख तो रहा है मुर्गे पाले हैं, हम नहीं पाले। तो बोले इनको क्या खिलाते हो? बोले अच्छी क्वालिटी का दाना लाते हैं बाजार से, घर में खिलाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, घर पे ही खाते हैं। अच्छा अच्छा, कितने का खाना है? बोले एक मुर्गा ना 15-20 रुपए का खाना खा जाता है। बोले 200 मुर्गे 4,000, 1,20,000 रुपये महीने, साल का 15 लाख, कितना टैक्स देते हो? बोले टैक्स का है? अरे भाई सरकार को दोगे ना, सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स बेच रहे हो, कुछ दोगे ना, वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ये टैक्स कौन देगा? तो बोला सर टैक्स तो नहीं देते। तो बोला ये 20,000 रुपये फाइन। तब उसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं सर, वो पीछे ऐसा वाक्य हो गया था, इसलिए छोड़ते तो हम अभी भी यहीं बाहर ही हैं सर, वो खाना कभी खिलाते। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बात सेटल हुई। 5-6 महीने बाद एक तीसरे सज्जन आए, बोले मुर्गी पालते हो? सर हाँ, कहते तो यही है, वो यहाँ रहती है, रात को सो जाती हैं, तो क्या खिलाते हैं? और सर हम कुछ नहीं खिलाते हैं, हम उनको 5 रुपए दे देते हैं रोज, जो खाना है वो खा लो। 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, क्या मजाक है? ये वोट लेने के लिए भी घटिया राजनीति है। वो बनाएंगे कैसे, पकाएंगे कैसे? पकाने के लिए उन्हें कोयला चाहिए, नहीं तो जंगल से लकड़ियां काटेंगे। तो आधी चीज देके वो खाना कैसे खाएंगे? ये फूड सिक्योरिटी के नाम पे जितना भी पूरे देश में सब्सिडी, केरोसिन की गरीबों के नाम, रसोई गैस की सब्सिडी गरीबों के नाम, केरोसिन डीजल पेट्रोल में मिलके गाड़ियों की हालत और खराब कर रहा है। कुछ लोगों का मुनाफा होता है। एलपीजी की सब्सिडी पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्या है, थोड़ा सा अंतर किया है, वो तो व्हीकल में चलती, होटलों में चलती। मिड डे मील, स्कूल पढ़ाई का केंद्र कम, खाने का केंद्र ज्यादा हो गया। और जो बच्चा अगर घर में नहीं खा रहा है, उसको लालच देके खाने के लिए बुला रहा है, तो क्या पढ़ाओगे? और उसके माता पिता कैसे खाएंगे? बहुत सारी एनजीओ हैं, अक्षय पात्र जैसी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी हैं, इस नाम पे टैक्स रिबेट लेती हैं। हर बड़े आदमी की एक एनजीओ है, देश में 5 लाख एनजीओ हैं गरीबों की मदद के लिए, तब भी भुखमरी है। फूड सिक्योरिटी के नाम पे आपने बड़े बड़े भंडारण कर रखे, चीजें गड़बड़ाई। मेरे देखे एक लंगर शुरू हुआ 2009 में, उसमें मेरी भी थोड़ी भागीदारी थी। वो समाज के लोगों ने शुरू किया। उसमें एक सज्जन बहुत पैसे देते थे,
थोड़ा रिश्वत भी आती थी उनके पास। तो एक दिन बोले मैं ही कितना दूं, तो हमने कहा बंद कर दो। तो बाकी लोगों से जब शुरू कहा तो बोले उनका लंगर है क्या, ये हमारा सबका लंगर है। तो अब 60 मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली। एक दूसरा लंगर शुरू किया था हैदराबाद के पास, उसमें एक सेठ जी बोले यार कितने लोग खाएंगे, पैसा दे देंगे। उनने 10 लाख रुपए दिया। वो लंगर 2-3 महीने में 10 लाख खत्म हुए, बंद हो गया। और जो समाज ने शुरू किया था वो 9 वर्षों से चल रहा है। जो नानक ने शुरू किया था वो 400 वर्षों से चल रहा, सारे देश में चल रहा है। उसमें सरकार पैसा नहीं देती। सरकार तो ये नजर गड़ाए हुए है कि उससे पैसा वसूल लें टैक्स का, क्योंकि गुरुद्वारों के पास ज्यादा पैसा हो गया, मंदिरों के पास ज्यादा पैसा हो गया, उनसे वसूल लें। अरे मंदिर आस्था के केंद्र है। एनजीओ गवर्नमेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। इनका एक्सटेंडेड आर्म है, उनकी जरूरत नहीं। समाज के आस्था के केंद्र और सरकार काफी है चीजें। तो लंगरों की जो व्यवस्था थी, कुरान खानी की जो व्यवस्था है, अन्नकूट की जो व्यवस्था है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में कभी भी जाए कोई खाना खाए, सामर्थ्य है तो मंदिर में चढ़ा के आए, नहीं है तो ऐसी जब हमने बात करी लोगों से कि ऐसी सुरक्षा जरूरी है, तो बोले इससे तो आप भिखारीपन बढ़ा दोगे। हमने कहा भिखारियों का एग्जिट प्रोग्राम जरूरी है ये खाना देके, और सेक्स वर्कर का एग्जिट प्रोग्राम भी जरूरी है कि उनको खाना तो कम से कम मिले, और अगर वो रहना चाहें तो रहें। तो बोले काम क्या करेंगे। हाँ, मैंने कहा ये प्रश्न हो सकता है, ये अच्छा प्रश्न है कि खाना खिलाओगे तो काम, तब उनके लिए काम खोजो। तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा खाना बनाने में मदद, जैसे गुरुद्वारे में आप देखते हो नानक ने कहा काज करो बट चखो नाम जपो, काम करो मिल बांट के खाओ नाम जपो। गुरुद्वारे में आप जाएं तो खाना पहले खाते हैं, फिर वो खाना बनाने की प्रक्रिया, आटा गूंथना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, ये सब वही लोग काम करते हैं जो खाना। तो जो खाना खाएंगे वो काम करें। अभी आटा बिजली की चक्कियों में पीसा जाता है, आप हाथ की चक्कियों में शुरू कर दें। अभी कपड़ा जो रेयान के मिल्स हैं उसमें बनता है, आप हस्तकरघा फिर से शुरू कर सकते हैं। काम की कोई कमी थोड़ी ना है। चक्की बंद करने से, पावर लूम बंद करने से काम ही काम है। फिर वो शिक्षा का काम भी कर सकते हैं वहां। तो एक ने कहा कि वो सेक्स वर्कर जाएंगे तो सेक्स का काम भी करें। मैंने कहा यही भूल है। आस्था का केंद्र व्यापार का केंद्र नहीं है। इसलिए आस्था के केंद्र पे खाना फ्री मिलता है, शिक्षा फ्री मिलती है, सुझाव फ्री मिलता है, स्वास्थ्य फ्री, एंटरटेनमेंट फ्री। किसी को देना है तो गुप्त रूप से डाल दे, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। दूसरा जो भारत में व्यवस्था थी कि कर का ढांचा इस तरह था कि तनख्वाह का 12% आप धर्म के नाम पे दो तो बाकायदा रसीद कटेगी, जो दे सकता है। जो उसमें सेवाएं दे रहा है वो कहां से देगा। तो ये व्यवस्था थी कि जो गृहस्थ में है, जो अर्निंग स्टेज में है, वो अपने कीमत का 12% दें, तब विद्यार्थी प्रौढ़ सन्यासी उससे पलेंगे। ऐसे ही समाज में व्यवस्था थी कि जो बनिया आदमी है, व्यापारी है, वो समाज के निचले तबके के जो सेवाकार हैं उनको, जो उनके लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो उनके लिए पठन पाठन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज जो ब्राह्मण कहे जा सकते, उनका पालन करें।
तो वो 12% उनको दें। इस तरह से व्यवस्था चलती है। तो खाद्य सुरक्षा, फूड सुरक्षा इस डायरेक्शन में बनेगी। उसकी शुरुआत ही लंगर से है। तो कल आपने पूछा था जो कि रोजगार कैसे मिलेगा देश में, तो हमने कहा था कि पेड़ लगाएं, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, नए निर्माण आस्था के केंद्रों का और उनके आसपास की चीजों का। तो उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि समाज पैसे तो इतने दे नहीं सकता। तो इतने सारे लोगों की खाने की व्यवस्था समाज को करनी होगी और समाज कर सकता। इसके लिए जरूरी है सरकार इनका टैक्स कम करे। सरकार को शंका है कि वो टैक्स नहीं देंगे। सरकार अकेली चुनती है और टैक्स वसूल लेती है। समाज में हजारों लोग होंगे जो वसूल लाएंगे। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा और मेरे पैसे से मंदिर चलता है, तो मंदिर के 50 लोग आके कहेंगे कि पैसा दो हमें। तो वो वसूला जा सकता है। वो टैक्स कम करने की जरूरत है और चीजें चलेंगी। तो फौरी तौर पे भी यही है और लंबे तौर पे भी यही है खाद्य सुरक्षा की बात। तब देखना यह है कि हम कैसे करते हैं और ये किया जा सकता है। थैंक यू।